हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड के एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित हिंदी व्याकरण का यह दूसरा सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं और यह टारगेट है कि आपको 25 में 25 नंबर दिलाएं ताकि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो सके। आइए हम लोग बिना देर किए हुए एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल आया है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। जी हाँ, यह प्रश्न इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है एक वाक्य है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो सफलता नहीं मिली यह एक दूसरा अलग वाक्य है और उसने परिश्रम किया ये एक अलग वाक्य है। बीच में शब्द किंतु जो है इस दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। अर्थात पहला नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह कौन सा शब्द कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, यानी दो अलग अलग वाक्यों को यहाँ पर जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में यही काम कंजक्शन करता है। जब आप कंजक्शन पढ़िएगा इंग्लिश ग्रामर में तो ये कंजक्शन जो है यहाँ पर किंतु शब्द को कंजक्शन हम लोग कह सकते हैं, जो दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे यह जो है वाक्य हो गया इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इच्छा आशीर्वाद में यह आ जाएगा। अगर प्रश्नवाचक है तो वहाँ पर हम लोग कोई सवाल पूछते हैं कि जैसे आज कौन सा दिन है या तुम कहाँ गए थे, तो ये WH फॉर्म जो अंग्रेजी के ग्रामर में आता है, इस प्रकार के शब्द को प्रश्नवाचक वाक्य में रखा जाएगा। विस्मयवाचक में क्या रखा जाएगा कि जैसे अचानक आप कोई खुशी या ये आप किसी तकलीफ की बातें सुनते हैं, वहाँ पर जो आपके मुख से शब्द निकलते हैं वो विस्मयवाचक में जाएगा। निषेधवाचक में जैसे वहाँ मत जाओ, यहाँ मत, ये मत खाओ, धूम्रपान निषेध, ये सारे जो है निषेधवाचक वाक्य आ जाएंगे। और इसमें ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तुम अच्छी तरक्की करो, ये सारे वाक्य जो हैं ये इच्छा सूचक वाक्य आ जाएंगे। इच्छावाचक वाक्य ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ आपको कराते चलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। साथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल है कि तुलसीदास ने कहा था कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, दो अलग अलग वाक्यों को एक साथ नहीं जोड़ा गया है। यह एक कथन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हिंदी में इसे कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह कथन किसका है? तुलसीदास जी का यह कथन है। तो ये पूरा जो एक वाक्य हुआ कि तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह किस प्रकार का वाक्य होगा? तो सरल या साधारण वाक्य नहीं होगा और संयुक्त वाक्य भी नहीं होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग वाक्यों को नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर एक मिश्र वाक्य के रूप में यह उत्तर जाना जाएगा, यानी तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि मोहन नहीं आने वाला है, तो यह वाक्य कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो नहीं आने वाला क्या है? यह एक निगेटिव सेंटेंस बनता है, नहीं आना, तो अर्थात यह नकारार्थक वाक्य के रूप में जाना जाएगा कि मोहन नहीं आने वाला है। इसलिए चौथा नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन डी के रूप में ही जाना जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, लड़कियों ने माँ को देखना, यहाँ पर देखना की क्रिया हो रहा है। उसने फल नहीं खाए, खाना की क्रिया है। घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रश्न को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हिनहिनाना की आवाज़ आती है, देखना आँख से के द्वारा ये किया जाता है, फल खाना है। तो यहाँ पर संभव है, किसी काम का संभव या असंभव होना जो है यह मुख्य रूप से भाववाचक में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर छठा है कि इनमें से कृतवाच्य वाक्य का चयन हम लोग को करना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ। नींद नहीं आती है, जो कि नकारात्मक वाक्य हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है एक सरल वाक्य है, पुस्तक पढ़ी गई। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि आपके द्वारा मालूम हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पृथ्वीराज रासो
के रचनाकार कौन सा है? यह जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचनाकार के रूप में जो मुख्य नाम आता है यह चंदबर दाई का आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 7वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो पर्वतों के बीच की जो भूमि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दो पर्वतों के बीच का जो पतला संकीर्ण रास्ता रहता है उसको तो हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं। दो अलग प्रकार दो पर्वत है और इसके बीच से अगर कोई रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक रास्ता निकल रहा है इधर से, तो इसको दर्रा के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बीच की जो पूरी भूमि है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम लोग द्रोण के नाम से। 8वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर है कि अगोचर का सही मतलब ये क्या होगा? जिसका अनुभव शरीर को ना हो, या जिसका अनुभव हृदय को ना हो, या जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, या जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो अगोचर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है कि जिस किसी भी चीज़ का अनुभव हमारे किसी भी ज्ञानेंद्रियां को नहीं हो रहा है, किसी भी इंद्रिय को, यानी आँख, कान, नाक, जबान या फिर हमारे स्किन त्वचा को अगर किसी चीज़ का अनुभव नहीं हो पाता है तो वो अगोचर के रूप में जाना जाता है। किसी भी एक चीज़ को अगर अनुभव हो जाता है शरीर के किसी भी हिस्से को तो वो क्या है कि गोचर में जाना जाएगा। अर्थात 9वां का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि सी नहीं ए सही होगा कि वो शरीर के किसी भी अंग को उसका हमें अनुभव नहीं हो पाता है तो वो अगोचर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां है कि सम्मुख का विलोम शब्द है। 10वां का सही उत्तर क्या होगा? तो सम्मुख का जो विलोम शब्द है वह उन्मुख के रूप में जाना जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 के मृदुल का विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, मृदुल का के लिए जो विलोम शब्द के रूप में उत्तर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के खराब। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? खराब। ऑप्शन नंबर बी इसका मृदुल का सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसको चुनिए। आय का विपरीत है व्यय, यानी हम लोग को जितनी आमदनी है उसका खर्च। आय का उल्टा क्या हो गया? व्यय। आय का विपरीत हो गया। उसी प्रकार सरल का विपरीत कठिन है, उल्टा सही है। उसी प्रकार जो है गुरु का लघु है, और फिर जो है धर्म का अधम है। तो धर्म का क्या होना चाहिए था? अधर्म होना चाहिए था, अर्थात 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये विपरीतार्थक जोड़ा सही नहीं है, धर्म का अधर्म होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है, यानी उपेक्षा का उल्टा क्या होगा? जी हाँ, तो 13वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि उपेक्षा शब्द के लिए जो विलोम शब्द के रूप में उत्तर जाना जाएगा वो अपेक्षा जाना जाएगा, यानी 13 का बी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जो है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर कर रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहिएगा। तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप अपना एक लाइक इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि अगला अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेगा। सवाल नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर कि अनंत का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से अनंत का सबसे सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो अनंत का जो सबसे सही पर्यायवाची शब्द के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि निस्सीम जो है अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन है? इनमें से दिनकर का पर्यायवाची शब्द जो है निशाचर है, प्रभाकर है, सुधाकर है या फिर विभाकर है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि प्रभाकर शब्द जो है वह दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 16। तो 16 नंबर सवाल है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना है वह 1953, 54, 56 या 52 में, तो 1956 में की गई है। ऑप्शन नंबर 16 का सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिएगा भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है वह आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन राज्य है? भारत का आंध्र प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो भारत में पहली बार भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर सवाल नंबर 17 है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में
14 सितंबर की तिथि को मनाया जाता है, अर्थात 17वां का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी की जो लिपि है वो तो देवनागरी है, लेकिन हिंदी जो है यह मुख्य रूप से भारतीय भाषा परिवार की भाषा है, यानी भारत प्लस यूरोपीय भारतीय जो भाषा की परिवार है उसकी भाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी में जो है वो ये देश हिंदी में तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी प्रकार के शब्दों को संकलित किया गया है। भाषा परिवार इसका कौन है, भारतीय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। जी हाँ, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में उच्चतम न्यायालय की भाषा का है, या पत्राचार की भाषा, या संघ राज की भाषा की राजभाषा, या हिंदी के विकास। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 8 में जो है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। उन 22 भाषाओं को जो है अलग अलग राज्यों में राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। जैसे बिहार की जो राजभाषा है वह हिंदी प्रथम राजभाषा है, और दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को जाना जाता है। उसी प्रकार उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, असमिया, उसके बाद तमिल, मलयालम, ये सारी भाषाएं जो है ये भारत के संविधान के भाग 8 में कुल 22 भाषाओं में मौजूद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर कि ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी में अगर संज्ञा की बात की जाए तो ईमानदारी में, ईमानदारी से देखिए तो ईमानदारी में जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ईमानदारी, बेईमानी, इस सब को हम लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब इसको हम लोग अनुभव ही कर सकते हैं, फील ही कर सकते हैं, अर्थात ये सब ऑप्शन नंबर बी है। इसमें ज़्यादा हम लोग वक्त नहीं गंवाएंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 21 है कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तो काल जो है इंग्लिश में जिसे हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं, यह 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार से हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भविष्य का, भूतकाल और फिर भविष्य काल। तो तुम जा रहे हो जहाँ पर रहेगा वहाँ पर वर्तमान की बात होती रहेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 21वां का सही उत्तर हो जाएगा कि तुम जा रहे हो वर्तमान काल की संज्ञा है। तुम जा रहे थे तो वो भूतकाल की हो जाएगी, तुम जा रहे होगे तो वो फिर भविष्य काल की हो जाएगी। टेंस जिस प्रकार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर कि पाप और पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप और पुण्य में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है वह द्वंद्व समास है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों पद जो है इसका प्रधान है, अर्थात इसमें द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है कि पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदाय कारक। तो इस प्रकार ये 8 भेद में से कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता ने है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। उसी प्रकार से जो विभक्ति चिन्ह है यह आपादान का है, यानी यहाँ अलग होने की स्थिति में, जैसे पेड़ से फल गिरा तो पेड़ से फल अलग हो रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल होगा, यानी हम लोग ये कहेंगे कि यह आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है पेड़ से फल को अलग बताने में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24वां कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द रूप है। तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग है, इसमें हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे। महाशय शब्द जो है महाशय शब्द के स्त्रीलिंग के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है। तो उर्वरा का अर्थ होता है कि जहाँ पर फसलों की अच्छी उपज हो सके, और इसी का उल्टा होता है अनुर्वर, जहाँ पर फसल की अच्छी उपज नहीं होती है। तो उर्वरा का जो वाक्यांश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उर्वरा के लिए उपजाऊ मिट्टी और अनुर्वर के लिए जो है वह ऊसर भूमि हो जाएगा।
तो उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, उपजाऊ भूमि। दोस्तों हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किए हैं जो आपके आने वाले परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होगा। हम इसलिए आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।